हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर लोअर पीसीएस पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसी ने बनाया था। तो ये जो चित्र थे 57 की क्रांति के दौरान एक जो है व्यक्ति था, इसका नाम था थॉमस जोन्स बारकर। थॉमस जोन्स बारकर द्वारा जो है 1857 की क्रांति के चित्रों को जो है बनाया गया था और इसका नाम क्या दिया गया था, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। जैसा कि सभी को ज्ञात है, 7 फरवरी 1856 को डलहौजी ने जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। हड़प नीति के तहत हमारा डलहौजी कहता था अवध एक चेरी राज्य है जिसको मैं जब चाहूंगा तब निकल जाऊंगा, और उसने क्या किया, कुशासन का आरोप लगा करके 7 फरवरी 1856 को अवध को मिला लिया। अब दो सवाल यहाँ से आते हैं। एक तो जो लखनऊ रेजिडेंट था हमारा, लखनऊ रेजिडेंट में पहले था कर्नल सलीमैन। कर्नल सलीमैन से डलहौजी ने कहा कि आप जो है एक रिपोर्ट तैयार करिए कुशासन की। उसने क्या किया था, उसने मना कर दिया था। उसने कहा था ब्रिटिश नाम के आगे ऐसे दर्जन भर अवध कुर्बान है, ब्रिटिश नाम सर्वोपरि है। ठीक है ना। तो कर्नल सलीमन को हटाया गया और उसकी जगह पर किसको बुलाया गया, जेम्स आउटरम को बुलाया गया। जेम्स आउटरम ने फिर जो है अवध पर कुशासन की रिपोर्ट तैयार की थी, सरकारी रिपोर्ट। अगर सवाल ये पूछेगा अवध पर कुशासन की गैर सरकारी रिपोर्ट किसने तैयार की, तब विकल्प आएगा क्या, बिशप हैबर ने। आरोप ये लगाया गया था कि जो हमारे अवध के अंतिम नवाब हैं वाजिद अली शाह, है ना, वो वहां के तालुकेदार जमींदारों के साथ मिलकर के अंग्रेजी सेना के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं हमारा। ऐसे कुछ आरोप लगाए गए थे हमारे, और कुशासन का आरोप लगा करके अवध को मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। और फिर जो है जो अवध के बेगम थी, वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी बेगम हजरत महल, जिनको मोहम्मदी खानम या महकपरी भी कहते थे, है ना, उन्होंने अपने 11 वर्षीय बेटे ब्रिजिस कादिर को लखनऊ की गद्दी पर बिठाया। फिर जो है अंग्रेजों के मध्य संघर्ष, अंग्रेजों और बेगम हजरत महल के मध्य संघर्ष चालू हुआ। बेगम हजरत महल का साथ दे रही थी, इनकी सहायिका थी, इनका नाम था ऊदा देवी। ऊदा देवी इनका साथ दे रही थी। और बेगम हजरत महल जो थी हमारी, इनसे अंग्रेजों की टकरार कब शुरू हुई थी, ये अगर सवाल पूछेगा 57 की क्रांति लखनऊ में किस तारीख को शुरू हुई थी, तो 4 जून 1857 को जो है लखनऊ में 57 की क्रांति शुरू हुई थी हमारी। 30 जून 1857 को चिन्हाट में लड़ाई हुई थी अंग्रेजों से। ठीक है ना, 30 जून 1857 को चिन्हाट में लड़ाई हुई थी अंग्रेजों से। इसके अलावा एक व्यक्ति थे हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस, उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। हेनरी लॉरेंस की जो है मृत्यु हो गई थी। और मेजर जॉन बैंक्स और हेनरी लॉरेंस की लखनऊ में विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था हमारा, और बेगम हजरत महल को नेपाल भेज दिया था हमारा। ठीक है ना, तो यही है। तो यही है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, क्या है, 1870 की क्रांति से संबंधित चित्र हैं जो थॉमस जोन्स बारकर ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उतरन ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है, तो ये आपका गलत हो गया। उतरन ताप विद्युत संयंत्र आपका गुजरात में स्थित है। उतरन ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है आपका, तो ये गुजरात में स्थित है हमारा। पारस ताप विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है, तो यह बात बिल्कुल ठीक है। मणिकरण, है ना, मणिकरण या मणिकर्ण बिजली संयंत्र कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। अनुसूचित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन भाग 10 में मिलता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक मानी जाती है। अब दो बातें याद रखेंगे, भाग 10 में किसका जिक्र किया गया है, तो भाग 10 में वर्णन है हमारा किसका, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है किसमें, भाग नंबर 10 में हमारा। और इसके तहत दो अनुच्छेद आते हैं, एक 244 और एक 244 ए। भाग 10 में क्या था, 244 और अनुच्छेद 244 ए आते हैं। अनुच्छेद 244 क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा देता है, अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा देता है। और 244 का उल्लेख कहां पर किया गया है, संविधान की अनुसूची नंबर 5 में किया गया है हमारा। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 244 क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है।
और अनुच्छेद 244 ए में क्या दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो अनुसूचित 6 वाले राज्य हैं, इनको छोड़ करके जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, है ना, किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। और अनुसूची 5 में जो है कितने क्षेत्र आते हैं हमारे, कितने राज्य आते हैं, तो आंसर आएगा 10। 5वीं अनुसूची में कितने अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, 10 राज्यों को शामिल किया गया है, 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र को शामिल किया गया है। एक है आंध्र प्रदेश, एक है छत्तीसगढ़, एक है गुजरात, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है झारखंड, एक है मध्य प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, एक है उड़ीसा, एक है राजस्थान और एक है तेलंगाना। तो ये 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र कहलाते हैं हमारे, जिनका प्रशासन अनुसूची नंबर 5 में दिया गया है और अनुच्छेद 244 और 244 ए में दिया गया है हमारा, और भाग नंबर 10 में वर्णन है हमारा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का समूह भूमिबद्ध है, इनमें से कौन सा देश जो है भूमिबद्ध है, लैंडलॉक्ड है, भूआबद्ध है, ठीक है ना, लैंडलॉक्ड है या चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो लाओस तो है ही है भाई। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भूस्थल देश कौन सा है, लाओस है। लाओस को 1000 हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। लाओस की राजधानी वियंतियान है और लाओस को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं ज्यादा हैं, इसीलिए कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी हमारा। सर्बिया, सर्बिया भी हमारा क्या है, भूमियाबद्ध है। इथियोपिया ये भी भूमियाबद्ध है, जबकि कंबोडिया भूमियाबद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वक्रोली मैंग्रोव क्षेत्र महाराष्ट्र में पड़ता है। सीमांत उत्पादक सीमांत उत्पादकता शून्य, प्रच्छन्न बेरोजगारी में होती है। मंदी या स्फीति के कारण जनित बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य का दिखाई पड़ना प्रकाश के अपवर्तन की एक घटना मानी जाती है। अब बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है हमारा। तो वक्रोली जो मैंग्रोव क्षेत्र है, वक्रोली जो मैंग्रोव क्षेत्र है ये आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। जबकि कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है आंध्र प्रदेश गोदावरी घाटी में, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र पड़ता है हमारा। ठीक है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी में, ध्यान रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है, यानी कि जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों तो उसकी सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है हमारी, शून्य हो जाती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र का मतलब जो आज जो है, मतलब जिसका व्यवसाय डेली डेली बदलता रहे, है ना, दिन के अनुसार जो काम बदलता रहे, वो असंगठित क्षेत्र कहलाता है हमारा। अब 1 बीघे खेत में मान लो सामान्यतः 2 व्यक्ति लगते हैं, है ना, फिर भी उसमें घर के 7 सदस्य लगे हैं, तो क्या उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाएगी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना, यानी कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लग जाएं तो वहां पर ही प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी देखने को मिलती है हमारी। मंदी या स्फीति के कारण जनित बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, तो ये हो गया गलत। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है, स्फीति आ गई है, तो इससे जनित बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। सामान्य तौर पर भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य हैं, ना के बराबर हैं, तो आंसर आएगा क्या, चक्रीय बेरोजगारी के। चक्रीय बेरोजगारी जो होती है सामान्य तौर पर विकसित देशों में पाई जाती है। सामान्य तौर पर कहाँ पाई जाती है, विकसित देशों में। ठीक है ना, इसके अलावा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, भारत में रोजगार और बेरोजगार संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको NSSO कहते हैं, वो जारी करता है हमारा। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, एक रोजगार को छोड़कर
दूसरे रोजगार के मिलने के बीच की अवधि में जो व्यक्ति बेरोजगार रहता है उसको क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। एक रोजगार आपने छोड़ा है, अब दूसरा रोजगार ढूंढने में जो समय आपका जाएगा, इसके बीच जो आप रोजगार बेरोजगार रहेंगे, वही है क्या? घर्षण बेरोजगारी। यानी कि एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के मिलने के बीच की अवधि, वही है घर्षणात्मक बेरोजगारी वाली अवधि। और खास तौर पर तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण जो बेरोजगारी जनित जनित होती है, उसको क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। तकनीकी परिवर्तन मतलब जब छटनी हो जाए लोगों की। और जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है, इसको स्वैच्छिक या खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है, और ये बेरोजगारी भी विकसित देशों में पाई जाती है। अब एक बेरोजगारी और होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? कौशल के अभाव में, स्किल के अभाव के कारण जो बेरोजगारी पैदा होती है, वही है संरचनात्मक बेरोजगारी। और भारत में सर्वाधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी ही पाई जाती है। ठीक है ना, इसी भारत सरकार क्या कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? ये मौसम जनित बेरोजगारी होती है, और खास तौर पर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी हमारी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सी का गलत हो जाएगा। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य का दिखाई पड़ना, ये प्रकाश के अपवर्तन की ही घटना है। हाँ, अगर ये कहता कि सूर्योदय से पहले सूर्य का लालिमा फैल जाना, सूर्योदय के बाद भी सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, तब आंसर आ जाता प्रकीर्णन। तब आंसर क्या आ जाता हमारा? प्रकीर्णन। बाकी अपवर्तन के उदाहरण बहुत सारे और भी होते हैं हमारे। पानी में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई पड़ना, पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना। ठीक है ना, ये सब किसके उदाहरण हैं? अपवर्तन के उदाहरण हैं। तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना प्रकाश के अपवर्तन की घटना मानी जाती है। ये सब मानी जाती है हमारी। और जहां पर रंग की बात आए, जब सब प्रकीर्णन के उदाहरण हो जाते हैं। सूर्य का लाल रंग, है ना, सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के बाद। इसके अलावा जो है आकाश का नीला रंग, स्विमिंग पूल का नीला रंग, है ना, पृथ्वी का नीला रंग। तो जहां पर बेसिकली रंग की बात आएगी, वहां पर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसकी खोज सीवी रमन ने की थी। ठीक है ना, कब? 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए ही सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र झारखंड में है, तो बिल्कुल बात ठीक है। पारस ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में है, तो ये गलत हो गया। पारस ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि ये कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है, पारस थर्मल पावर प्लांट। उत्तरन ताप विद्युत संयंत्र गुजरात में स्थित है, तो ये बिल्कुल साथ बात सही है। कोरिंगा मैग्रो क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से पांचवें प्रश्न का सही सुमेलित नहीं हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।